और उसी मार्ग से आगे चल के सीखा जॉर्ज लुकास ने, जहां से नियो मार्क्सिज्म पैदा हुआ। और जॉर्ज लुकास क्या कह रहा है, मार्क्स ने सब कुछ ठीक बोला था, बस वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। सारे सीधा ही करने में लगे हुए एक दूसरे को। अरे भाई, सीखा है तो विनम्र रहो। मैं भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान करता हूं इस मामले में। यहां गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। ये जरूर है कि ऐसा गुरु होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई सच में गुरु है, और गुरु शब्द का मतलब क्या होता है, जो हल्का ना हो। गुरु मतलब जिसमें गुरुत्व हो, खींचने की क्षमता हो, भार वहन करने की क्षमता हो, जिसमें वजन हो। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है। अगर कोई सच में गुरु मिलता है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक मिले हैं। सर से मैं मिला पिछले 30 साल में 3 बार हूं, और मेरा एनुअल रिचुअल है, टीचर्स डे पे एक लंबा मैसेज बना के सर को भेजता हूं हर बार, और लिखता हूं कि सब कुछ आपसे लिया है, तुक्के मेरे लग गए हैं, लेकिन सारा का सारा लिया मैंने आपसे है। तो उसी रिचुअल से मेरा एक वार्षिक कृतज्ञता ज्ञापन कम से कम होता रहता है, और मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं। भारतीय परंपरा में कबीर दास ने, जो कबीर सर के प्रिय कवि भी हैं, मेरे प्रिय कवि भी हैं, जब बैच खत्म हुआ तब मुझे कबीर के एक दोहे का मतलब और गहराई से समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के नोट्स मैंने बना लिए थे, पढ़े, मैं सफल हो गया, नौकरी मिल गई। बड़ी बात है, फिर भी छोटी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने भी कई बच्चों को नोट्स बनवाए, पढ़ाया, उनमें से लोगों ने नोट्स याद किए, आईएएस बन गए। एक अर्थ में बड़ी बात है, पर यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो गया, ऐसी क्या खास बात है। कबीर बहुत परेशान होने के बाद गुरु से बोलते हैं कि मुझे बस मंत्र दो भाई, जीवन कैसे जीना है। तब शायद उनके गुरु ने कुछ मंत्र दिया, और तब कबीर लिखते हैं, सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु ने हमसे खुश होकर एक ऐसी बात कही, ऐसा लगा कि प्रेम का बादल फट गया हो और सारे अंग भीग गए। तो यहां प्रेम को ज्ञान कर सकते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर ज्ञान का भीज गया सब अंग। और वो जो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिज्ञासा, हर विषय को समझने की अकुलाहट, वो सब चीजें जब मिली, और मैं सोचता हूं कि मैं कैसे धन्यवाद करूं। पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं सबके सामने ये सब बातें बोल सकूं, वरना मैं अंतर्मुखी हूं, सर मुझसे भी ज्यादा अंतर्मुखी हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर हम दोनों अकेले मिलें तो क्या होगा। हम 1 घंटा चुप बैठेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं सर के सामने बोल नहीं सकता, सर वैसे ही काम बोलते हैं, तो कैसे क्या बात होगी उसके बाद। तो तुलनाओं में कहना हो तो अध्यापक की भूमिका एक तो होती है रत्नावली जैसी, तुलसीदास के साथ जो हुआ था। तुलसीदास बहुत महान कवि हैं, लेकिन शुरू से नहीं थे। पत्नी के प्रेम में अंधे थे। पत्नी के प्रेम में अंधा होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, पता नहीं आज का जमाना क्या सोचेगा, लेकिन वहां ऐसा माना गया कि थोड़ा ज्यादा अंधापन हो गया था। इतने अंधे हो गए थे कि पत्नी एक दिन बोली कि मायके जा रही हूं, या भाईके जा रही हूं, मतलब भाई के घर जा रही हूं। अब इनकी बेचैनी का आलम ये कि मैं तो आज ही जाऊंगा, ससुराल चला जाऊंगा मिलने के लिए। रास्ते में नदी थी, उफनती हुई नदी, पुल टूट गया था बाढ़ से, कैसे जाएं। बेचैनी का आलम ये कि एक लाश तैर रही थी, उस पर चढ़ के पार करके पहुंच गए, लाश को नाव बना के पहुंच गए। फिर पहुंचे घर, बाहर से आवाजें दी, किसने खोला ही नहीं, आधी रात का समय था। ये पता था कि उनकी पत्नी 2nd फ्लोर पे रहती है। एक रस्सी देखी, रस्सी चढ़ के पहुंचे 2nd फ्लोर पे, नॉक किया। पत्नी ने दरवाजा खोला, चौंक गई कि ये यहां कैसे पहुंचे, 2nd फ्लोर पे कैसे आ गए। बोले रस्सी थी, उस पर चढ़ के आ गया। रस्सी, बाहर जाकर देखा रस्सी नहीं, सांप था वो। आदमी जब अंधा होता है प्रेम वासना में, तो सांप पे चढ़ के सोचिए कोई जा रहा है। तब पति ने ऐसी फटकार लगाई, बोले जितनी आसक्ति मेरी देह से है, उसकी 1% भी राम से होती ना, तुम्हारा जीवन बेहतर हो गया होता।
वहां से टर्निंग पॉइंट आता है, वो जाते हैं चित्रकूट और उस चित्रकूट में रहना शुरू करते हैं, वहां रह के साधना करते हैं। तब राम और हनुमान से उनकी कहते हैं कि एक स्वप्न में मुलाकात होती है, वहां से रामचरितमानस पैदा होती है, हनुमान चालीसा पैदा होती है। अब रत्नावली से बाद में कोई पूछे आपका क्या योगदान है, वो कहे कि मैं तो खाली डांटा था एक बार, या सर कह रहे खाली पानी डाला था थोड़ा सा। पर वो डांट कितनी क्रांतिकारी है, विद्योत्तमा न डांटती कालिदास को तो वो कभी कालिदास न बनता। एक मूर्ख किस प्रकार व्यक्ति बना रहता जीवन भर, विद्योत्तमा की डांट ने ही उसको कालिदास बनाया। और एक आखिरी उदाहरण जो मुझे सबसे प्रिय है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने जब 10वीं क्लास पास कर ली, वो अपने परिवार, संयुक्त परिवार, अपने पूरे मोहल्ले के पहले व्यक्ति थे जिसने 4थी क्लास पास की थी। 4थी क्लास पास हुई तो बड़ा मतलब माहौल बन गया कि किसी बच्चे ने 4थी क्लास पास की है, ऐसा परिवार था उनका। करते करते 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं क्लास पास कर ली तो उनके एक अध्यापक थे, डॉक्टर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर कहते हैं उनको। केलुस्कर जी ने कहा कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, अपने समाज में सबसे अलग हो, शायद ही कोई बच्चा है जो इतना गहराई से पढ़ता है, मैं तुम्हें किताब देता हूं पढ़ने के लिए। अपनी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम है गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब है। 1907 की बात है, 1898 में किताब लिखी थी उन्होंने। 1907 में अम्बेडकर ने 10वीं क्लास पास की तो वो किताब दी। मराठी में गौतम बुद्ध की जीवनी है, और गौतम बुद्ध की जीवनी एग्जैक्टली वो नहीं जो हम सुनते हैं, उसमें कुछ कुछ थोड़े चेंजेस हैं। वो कभी चेंजेस विस्तार में बात करेंगे, उसके बारे में मौका मिलेगा तो। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो किताब थी। वो किताब मुझे ना मिलती तो मैं वो ना होता जो आज दुनिया मुझे जानती है। इसलिए एक महान अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, अपने विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि दे, अपने विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य और बेहतर साधक बनने में प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए कि मैं कितना भी कह लूं उस एहसान के नजदीक भी नहीं पहुंच पाऊंगा जो मुझ पे है। भाषा की अपनी सीमा होती है, उन सीमाओं के तहत जो कहना संभव था वो मैंने कहा। असाध्य वीणा कविता में अज्ञेय का प्रियंवत जब वीणा बजा देता है तो लोग उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने कमाल कर दिया, आज तक कोई नहीं बजा पाया, आपने वीणा बजा दी। तो वो ईमानदारी से कहता है पूरी सभा के सामने, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। वह महाशून्य, वह महामौन, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, शब्दहीन जो सब में गाता है। और कविता की अंतिम पंक्ति है कि उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। मैं भी अंतिम पंक्ति यही कहूंगा, आज का भाषण भी जो आपने सुना है वो भी मेरा नहीं था, वो भी यहां से आया है। धन्यवाद। विकास सर को एक बार मैंने कहते सुना था कि उन्होंने अपनी ही कविताएं जो उन्होंने लिखी थी, उनको जब उन्होंने वापस पढ़ा तो उन्होंने अपनी कविताओं को या तो आग लगा दी या फिर उन्होंने उन्हें कूड़े में फेंक दिया। लेकिन हिंदू महाविद्यालय ऐसा कॉलेज है जहां वस्तुओं के साथ साथ भावनाओं को भी सहेज कर रखा जाता है। सर को मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि इंद्रप्रस्थ जो कि हमारे कॉलेज की वार्षिक पत्रिका है, उसमें उनकी कविता सारे जहां से अच्छा, जो कि उन्होंने स्नातकोत्तर 1995 के आसपास लिखी थी, वो आज भी सहेज कर रखी गई है। सर, हिंदू कॉलेज के लिए आपका हमेशा उपलब्ध होने का आश्वासन इस कॉलेज के लिए आपके स्नेह को दर्शाता है। आपके इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के हम जिस संवाद के लिए हिंदू कॉलेज के इस विशाल सभागार में एकत्रित हुए हैं,
उसको प्रारंभ करने के लिए इस संवाद के मध्यस्थ डॉक्टर शंकर कुमार को मैं यह मंच सुपुर्द करती हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि गुरु शिष्य के बीच इस संवाद को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। चलिए, इस संवाद को शुरू करते हुए मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न जो मैनेजमेंट कमेटी है इस सोसाइटी की, उन्होंने मुझे प्रदान किया है और संभवतः ये प्रश्न आपके ही प्रश्न हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं एक या दो प्रश्न उनमें से चुनकर प्रोफेसर रामेश्वर राय और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के समक्ष रखूंगा, और उससे इतर अगर डिस्कशन के बीच में कुछ बातें आती हैं तो देखते हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ा सकें, और उसके पश्चात आप भी एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न प्रोफेसर रामेश्वर राय से है। एक गुरु का सबसे बड़ा संतोष क्या है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की कौन सी उपलब्धि सबसे ज्यादा संतोष देती है? मुझे लगता है कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एक बिंदु पर आकर वह अपने शिष्य से सीखने की स्थिति में आ जाए। सिखाना शुरू करता है, निष्पत्ति सीखने से होती है। यूट्यूब की कृपा से और उन परिस्थितियों से जिनमें अब चीज़ें उपलब्ध हैं, तो विकास को मैंने बहुत सुना है और विकास को मैंने बहुत देखा है। और सुनते और देखते हुए मुझे लगता है कि अगर मैंने अध्यापन कर्म चुना तो उस अध्यापन कर्म की जो चरम निष्पत्ति है कि अपने ही विद्यार्थी से सीखने और जानने की अनंत दिशाएं मेरे सामने हैं, तो शिक्षक की उपलब्धि ये है कि वह अपने शिष्य से सीखने की स्थिति में आ जाए। यह प्रश्न डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति से है। जब सफलता ने या सफलता से ज्यादा असफलता ने सिखाया, लोग अक्सर आपकी सफलता की कहानियां सुनते हैं, लेकिन क्या आपको याद है कि कभी किसी असफलता ने आपको सबसे बड़ा सबक सिखाया हो? असफलताएं कहें या चुनौतियां कहें, सिखाने में तो उनकी भूमिका ज़्यादा है ही, मुझे भी और किसी को भी। जैसे मैंने वक्तव्य में एक छोटी सी बात कही कि मैंने 17 की उम्र से कभी घर से पैसे नहीं लिए, क्योंकि थे भी नहीं। उसके पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिनमें जिंदा रहना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो मैंने ऐसी परिस्थितियां बहुत झेली हैं, मतलब हालांकि हर सफल व्यक्ति ऐसी बात करता है तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस रूम में बैठे हुए व्यक्तियों में से शायद 1% भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने उस स्तर पे, उस स्पेक्ट्रम पे जाके झेला होगा। और ये बात एकदम ठीक है। मैं मानता हूं कि जो सबसे कठिन क्षण थे उन्होंने ही जीवन को सबसे बेहतर बनाया, उन्होंने ही जीवन में सबसे ज्यादा समझाया। सिविल सर्विस में भी ऐसा हुआ कि मैंने बाद में अटेम्प्ट दिया कि प्रॉपर IAS में आऊं, सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब वो स्वभाव है या पढ़ने की जिज्ञासाओं का परिणाम है। एक बिंदु के बाद सफलताएं असफलताएं जब बहुत मीनिंगफुल ना लगने लगें तो ही असली सौंदर्य जीवन का है। और मुझे खुशी है कि मैं लगभग उस बिंदु पर रहता हूं। सफल हो जाऊं तो ठीक लगता है, ना हो तो भी ठीक लगता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। अब यह प्रश्न जो मैं कर रहा हूं उसे आप दोनों इस पर उत्तर दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। भाषा
या जिसे हम आर्ट्स कहते हैं, उसको पढ़ने और पढ़ाने की तासीर एक किस्म की होती है, जबकि सोशल साइंसेस को पढ़ने पढ़ाने की तासीर कुछ अलग है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी के तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव रहता है। किसी चीज़ को कितना ऑब्जेक्टिव बनाकर लगभग थियरी के तौर पर उसे प्रस्तुत करें तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत भावनाओं से अलग होता है। जबकि साहित्य में भावनाएं जो हैं, व्यक्तिगत भावनाएं जो हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो डॉक्टर विकास देवकीर्ति सोशल साइंस से इनकी शुरुआत हुई अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, और ये भाषा की तरफ गए। और प्रोफेसर रामेश्वर राय के बारे में उन्होंने खुद कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी का पहला जो स्वाद है, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग का पहला स्वाद उन्होंने चखाया। तो इसके ऊपर, इसमें क्या कभी आपको द्वंद्व जैसी स्थिति लगी, या आपको लगता है कि दोनों बिल्कुल पोलर अपोजिट्स हैं और उसको सम्मिश्रित कर कर कैसे प्रस्तुत किया जाए? अगर प्रस्तुत किया जाए वो इंटरेस्टिंग तो होगा लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। तो इस पर मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा आप दोनों का। भाषा को लेकर एक वहम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक धारणा वैसी बनी हुई है कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है। भाषा ऑर्नामेंटल होती है, आभूषण धर्मी होती है। यानी भाषा अपनी बात को सजाकर कहने का उपकरण है। भाषा उपकरण नहीं है। दरअसल भाषा में ही आप सोचते हैं। सोशल साइंस में आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। सोशल साइंस में जो है वह उपलब्ध है, उस उपलब्धता को केवल प्रकट कर देना है। भाषा पढ़ाने वाले लोग, साहित्य पढ़ाने वाले लोगों के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है सिवाय एक चट्टान के। भाषा उस चट्टान को मूर्ति में बदलती है, लेकिन जो मूर्ति बनती है वो चट्टान की नहीं बल्कि उस मूर्तिकार की होती है जो उसकी चेतना में है। इसलिए भाषा पहले से उपलब्ध चीज को उसी रूप में प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि साहित्य में जो कुछ भी है वह भाषा में है और भाषा के माध्यम से है। यानी भाषा मीडियम नहीं है, वो स्वयं ही वह सांस है जो आप कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सोशल साइंस फेफड़े हैं तो भाषा उसकी सांस है, और जब सांस ना हो तो फेफड़े केवल एक्सरे का मैटर रह जाता है। इसलिए फेफड़े में अगर जिंदगी को धड़कना है, वो धड़कन भाषा की होगी। इसलिए जिस आदमी के पास और जिस अध्यापक के पास भाषा की नमी नहीं है, वह तथ्यों को दे सकता है, लेकिन तथ्यों के भीतर जो जीवन है, तथ्यों के भीतर जो स्मृति है, तकलीफ है या सपने हैं, वे भाषा के बगैर नहीं आ सकते। भाषा काठ की बनी हुई मूर्ति में या पत्थर की बनी हुई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए भाषा से हम कहते कम हैं, भाषा में हम प्रकट ज्यादा करते हैं। उसको प्रकट करते हैं जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी भाषा अदृश्य को दृश्य में परिवर्तित करने की सबसे खूबसूरत कला है। और मुझे लगता है कि भाषा की यह बड़ी भूमिका गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वालों में भी होनी चाहिए। मामला केवल साहित्य का नहीं है। इसलिए भाषा में हम केवल बोलते नहीं हैं, भाषा में हम सोचते हैं, भाषा में हम जीते हैं, भाषा में हम रोते हैं, और भाषा में
हम सपने देखते हैं। तो भाषा की ये बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य से भाषा इस समय बड़े संकट में है, और ये संकट दो तरफ से है। एक संकट बाजार की तरफ से है, क्योंकि भाषा, बाजार की भाषा वह कह रही है जो वास्तविकता के विरुद्ध है। और दूसरा संकट राजनीति की तरफ से है, क्योंकि राजनीति की भाषा ने भाषा की पूरी विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया है। इसलिए भाषा को बरतने की तमीज किसी व्याकरण से नहीं आती, बल्कि मनुष्य होने की गहरी जिम्मेदारी से भाषा निर्मित होती है, और तब भाषा विश्वसनीय बनती है। मुझे लगता है कि भाषा की विश्वसनीयता को बहाल करना इस समय शिक्षण का, अध्यापक का या पूरी शिक्षा व्यवस्था का की सबसे बड़ी चुनौती है। और मेरी इच्छा है कि सोशल साइंस पढ़ाने वाले लोग भी उसी तरह भाषा का रचनात्मक प्रयोग करें जैसे सामान्यतः साहित्य वाले करते हैं। मेरे ख्याल से भी सोशल साइंसेस और भाषा को इतना बहुत अलग मान के चलने में दुविधा होती है। सोशल साइंस का जन्म वहां से हुआ जब हम सोसाइटी को बनाने वाली चीजों को साइंस के पैमाने पर पढ़ना चाहते थे। इसलिए सोशियोलॉजी को सबसे पहले सोशल फिजिक्स कहा गया। बहुत कोशिश की ऑगस्ट कॉम्ट ने, डर्खाइम ने, कि हम समाज को फिजिक्स की तरह से पढ़ के फिजिक्स जैसे कानून बना के समझ सके। लेकिन फिर सोशल 19th सेंचुरी का एक मदहोशी थी, पागलपन था कि सोशल साइंसेस के हर विषय में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी ऑब्जेक्टिविटी की तलाश चल रही थी। 20th सेंचुरी आते आते ये समझ में आना शुरू हुआ सभी सामाजिक विज्ञानों को कि हम ह्यूमन बीइंग को ठीक वैसे नहीं समझ सकते जैसे किसी ऑब्जेक्ट को समझते हैं, और ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई गई सामाजिक संरचनाओं को उस ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे समझें जैसे रसायन के यौगिकों को समझते हैं। इसलिए हर विषय में एक बात आई कि हमें ऑब्जेक्टिव होना है पर सब्जेक्टिविटी का सम्मान करते हुए होना है। जैसे मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में पहली बार कहा कि हम इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करेंगे। ये ट्रेंड बन गया। आज भी कुछ कुछ वैसा ट्रेंड है। पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने पढ़ा कि जितने बड़े बड़े आख्यान हैं, मेटा नैरेटिव्स हैं, वो सब मीनिंगलेस हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिविटी का जो क्रेज 19th सेंचुरी में था, अब वैसा क्रेज नहीं बचा है साइंस को छोड़ के। जहां तक भाषा की बात है, भाषा बनती है समाज में, न कि लेबोरेटरी में। समाज अपने संचित अनुभवों से, बातचीत से भाषा के नियम गढ़ता है। इसलिए किसी भी भाषा के नियम एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाते, जैसा कि हम किसी साइंस में देखते हैं। लेकिन साहित्य लिखना, भाषा में बोलना एक बात है, बोले हुए या लिखे हुए का अध्ययन करना, रिसर्च करना दूसरी बात है। प्रेमचंद होने के लिए, वाल्मीकि होने के लिए, कालिदास होने के लिए आपको बहुत भावुक और बहुत संवेदनशील होना लाजमी है, जरूरी है। उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। अगर किसी गरीब, वंचित, पीड़ित व्यक्ति को देख के आपकी आंख से आंसू ना निकलें, खून के आंसू ना निकलें, तो आप उस पर कहानी, उपन्यास, कविता कैसे लिखेंगे? लेकिन लिखी हुई कविता का अध्ययन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत इमोशनल होने की बजाय बहुत रैशनल, ऑब्जेक्टिव और मेथोडिक, व्यवस्थित होना भी जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि भाषा के विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, साहित्य के विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थियों की ये कुख्याति आजकल सुनने को मिलती है कि वो भावनाओं में बहते हैं, लेकिन तथ्यों की बात, ऑब्जेक्टिविटी की बात करने से बचते हैं। और ये दुनिया जिन उसूलों पे चलती है, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिन उसूलों पे चलना पड़ता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी की भूमिका भी
बड़े पैमाने पर है। तो साहित्य के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन ये होता है कि सिर्फ भावना की तरफ ना झुकें, उसके साथ ऑब्जेक्टिविटी को भी शामिल करें। और सोशल साइंसेस से ये निवेदन रहता है कि केवल मनुष्य को एक पुतला ना समझें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का पुतला ना समझें, उसके इमोशंस को महत्व दें। एक छोटा एग्जाम्पल तक बात खत्म करता हूँ। शंकर जी इतिहास के विद्यार्थी हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात इतिहास में खूब होती है, और मैं अक्सर क्लास में एक मजाक करता हूं कि ऑब्जेक्टिव इतिहास वो लिखेगा जो कहेगा कि मैंने सिर्फ वो लिखा है जो अभिलेखों में, पुरातात्विक साक्ष्यों में, सिक्कों से साबित होता है, उसके बियॉन्ड एक लाइन भी अपने मन से नहीं लिखी है। ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। और फिर मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सबके जीवन के जो सबसे गहरे प्रसंग होंगे, आपने पूरी ताकत लगाई होगी कि उससे कोई प्रमाण ना छूटे। कम से कम 2-4 लोगों को देख के दिल आपका आ गया होगा, मोहब्बत हुई होगी, कई चीजें हुई होंगी, और आपने पूरी ताकत लगाई कि एक भी प्रमाण ना छूटे। पहले के लोग प्रेम पत्र जलाया करते थे, आप मैसेज डिलीट करते हैं, आप फोन फॉर्मेट कर लेते हैं। आज से 100 साल के बाद जो आपका इतिहास लिखेगा, अगर वो कसम खा ले कि मैं तो केवल उन तथ्यों से ही लिखूंगा जो मिलेंगे, तो वो आपको सूंघ भी नहीं पाएगा, आपके आसपास भी नहीं जा पाएगा। इसलिए साहित्य का आदमी, जयशंकर प्रसाद जैसा आदमी कहता है, इतिहास लिखो पर उसमें अंतर्दृष्टि भी लेके आओ। कालिदास अगर विरह का महाकाव्य लिख सकता है और इतिहास में जिक्र नहीं मिलता कि उसको विरह हुआ था, तो इतिहास गलत है। ये संभव नहीं है जिसने विरह को न झेला हो वो विरह पे इतना महाकाव्य लिख दे। ये अंतर्दृष्टि भी जरूरी है, जिसे ऑब्जेक्टिविटी में बांधकर हम सीमित नहीं कर सकते। थैंक यू। अंतर्दृष्टि की बहुत ज़रूरत है सोशल साइंसेस में, और यह प्रश्न मैं प्रोफेसर रामेश्वर राय से पूछ रहा हूँ। आपने अपने भाषण में कहा कि एक गुरु या एक शिक्षक भरोसे के खंडहर में आखिरी ईंट के समान है। क्या आशय आपका था? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को के प्रति जो गिरता हुआ सम्मान है, उस आशय से आप बोल रहे थे, या कुछ विस्तृत संदर्भ है? ये प्रश्न तो छोटा है लेकिन उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का जिक्र आपने किया। हम लोग एक बहुत चलताऊ किस्म की बात करते हैं कि हम जिस शिक्षा व्यवस्था में हैं वो मैकॉले की है, कॉलोनियल शिक्षा व्यवस्था है। नहीं, मेरा केंद्र वो नहीं है बातचीत का। मुझे लगता है कि पूरी मानव सभ्यता को देखें और उसका इतिहास देखें तो शिक्षा के 2 इलाके, शिक्षा के 2 किनारे रहे होंगे। एक शिक्षा वह जो चेतना को संबोधित करती है, दूसरी शिक्षा वह जो पदार्थ को संबोधित करती है। मैटर को संबोधित करने वाली शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को बाहर की तरफ ले जाएगी। बाहर जहाँ विज्ञान है, बाहर जहाँ तकनीक है, बाहर जहाँ नगरीकरण है, बाहर जहाँ औद्योगिक क्रांति है, बाहर जहाँ अनंत और असंभव सुविधाएं हैं, वह शिक्षा व्यवस्था यह मानती नहीं कि मनुष्य का एक अंतर जगत भी है। यानी मैटर को संबोधित करने वाली शिक्षा व्यवस्था मूलतः पदार्थ धर्मी, बाहरी, और इसलिए मनुष्य की चेतना को रूपांतरित करने में पूरी तरह अक्षम है। मैं कई बार सोचता हूं कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से पूर्व जो दुनिया थी वो कैसी थी, और पदार्थ को संबोधित करने वाली शिक्षा व्यवस्था कैसी हुई। इसलिए यूरोपियन रेनेसा के बाद मोटे तौर पर पूरी शिक्षा व्यवस्था विज्ञान केंद्रित हो गई और मनुष्य का आत्म छूट गया। इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में विश्व युद्ध हुए 2,
इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के समानांतर उसके कारण आज पर्यावरण की स्थिति है, दुनिया में बड़े युद्ध हैं, हिंसा है, मनुष्य अकेला है, तन्हा है, अर्थहीन है। इसलिए जिस शिक्षा व्यवस्था में हम रहते हैं उस शिक्षा व्यवस्था को केवल मैकाले के कंधे पर नहीं रखा जा सकता। पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में मनुष्य का अंतर्जगत निष्कासित है। मुझे लगता है कि एक शिक्षक का काम यह भरोसा दिलाना है कि जो बाहर है वो अंतिम नहीं है, और जो बाहर है अर्थ वहां नहीं है, क्योंकि बाहर के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है सफलता। शिक्षक भरोसा दिलाता है कि सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है सार्थकता, जिसको मैं ईंट कहता हूं। ईंट का अर्थ है कि सार्थकता पर भरोसा कायम रखना। दुनिया सफलता के पीछे भाग रही है, शिक्षक कहता है कि नहीं, सफलता नहीं, सबसे मूल्यवान है सार्थकता। उसकी इस जिद को ही मैंने ईंट कहा है। और मुझे लगता है कि एक ईंट अगर साबुत बची हो तो एक भवन की कल्पना जीवित रह सकती है। Well said. और ये सवाल मेरी तरफ से अंतिम सवाल है डॉक्टर विकास देवकीर्ति के लिए, और ये स्टूडेंट्स द्वारा ही निर्मित सवाल है। शिष्य हमेशा गुरु से सवाल करता है, लेकिन अगर आपको राय सर से एक सवाल पूछना हो आज के दिन, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वो क्या होगा? यही कि आप सेवानिवृत्त हुए तो नहीं है, बस। सेवा से निवृत्त होना और कार्य से निवृत्त होना तो अलग अलग बातें हैं। और मैं दो वजहों से कहूंगा कि सर कभी कार्य से निवृत्त ना हो। दो वजहों से। एक तो इसलिए कि सर ब्रह्म राक्षस ना बने, ये मैं खुद से भी कहता हूं, सबसे कहता हूं। हिंदी साहित्य में ब्रह्म राक्षस एक कविता है, एक प्रतीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्ञान जीवन भर में हमने अर्जित किया, अगर वो दे के नहीं गए तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए हर ज्ञानी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जितना सीखा है यहीं छोड़ के जाना है। अब सर ने सीखा ज्यादा है तो खतरा भी ज्यादा है और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो एक तो इसलिए कि ये तसल्ली का भाव होना बहुत जरूरी है कि जो हमने सीखा हमने समाज को लौटा दिया। दूसरा, इसमें एक स्वार्थ भी होता है। मैं कल परसों घर में था तो टीवी पर अचानक एक फिल्म आ रही थी, मुन्ना भाई MBBS। उसका एक दृश्य था। दृश्य ये था कि एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिटेड वार्ड में है, जिसका बेटा उसी अस्पताल में डॉक्टर है। वो बहुत कोशिश कर रहा है पर उसके पिताजी किसी भी तरह से ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना जूस पी रहे हैं, ना दवाई खा रहे हैं, और उसने हार मान ली है। इतने में मुन्ना भाई का आगमन होता है। मुन्ना भाई एकेडमिकली डॉक्टर नहीं है, इंट्यूटिवली डॉक्टर हैं। वो इंट्यूशन के स्तर पे समझते हैं कि किस चीज की जरूरत है। वो मेडिकल साइंस की किताबों में नहीं लिखा होता है, वो अंतः प्रज्ञा से समझ में आता है। और वो कह रहे हैं कि भाई सर्किट एक काम करो, कैरम बोर्ड लेके आओ। तो डॉक्टर लोग जो औपचारिक व्यवस्था वाले घबरा जाते हैं कि ये क्या बात है, तुम अस्पताल में कैरम बोर्ड मंगवा रहे हो। तो मुन्ना भाई का अपना तरीका है कि उठवा दूंगा, चुप बैठ। कैरम बोर्ड आता है, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया कि बूढ़े पिताजी को कैरम बोर्ड खेलने में बड़ा मजा आता था। कैरम बोर्ड आ गया है, लोगों ने खेलना शुरू किया, कैरम की आवाजें आई, उस बूढ़े व्यक्ति के कान में आवाज गई, जिज्ञासा हुई, उठा, धीरे धीरे वहां तक पहुंचा। जैसी पहुंचा एक सीट तुरंत खाली कर दी गई उनके लिए। वो आके बैठे। एक बहुत मुश्किल आखिरी शॉट है,
स्ट्राइकर इधर है, जो गोटी लेनी है वो सामने की तरफ नाव के पीछे की तरफ फंसी हुई है, किसी कोण से नहीं जा पाएगी। मुन्ना भाई कह रहे हैं कि ये तो नहीं जाएगी पापा, सर्किट कह रहे तो नहीं जा पाएगी। वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, इशारे से ऐसे गुस्से के भाव से चुप रहो, और वो देख रहा है एक खास कोण पे स्ट्राइकर मारता है दीवार पे, वो 3 तरफ से घूम के आता है, गोटी पे लगता है और गोटी अंदर चली जाती है। लोग सन्न है कि ये क्या हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उसका हाथ उठता है जूस के गिलास की तरफ, वो जूस का गिलास लेता है, पूरा पी जाता है। इसलिए सेवानिवृत्ति एक बहुत ही बुरा शब्द है। जब तक आखिरी सांस हो व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो उसका स्वधर्म है, और सर का स्वधर्म है पढ़ना पढ़ाना। और इसलिए अगर आप कहेंगे कि मैं क्या पूछूंगा, मैं यही पूछूंगा कि सर अब सेवानिवृत्त तो नहीं होंगे ना, और इसका मतलब है कि आखिरी सांस तक पढ़ना और पढ़ाना जारी रहे। वो समाज के हित में भी है और व्यक्ति के हित में भी है, क्योंकि अपने स्वधर्म से जुड़ के जीवन जीना, इससे बेहतर क्या जीवन हो सकता है किसी के लिए भी। मुझे बोलना है इस पर। नहीं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अध्यापन मेरा सेवा कर्म नहीं है। तो जब सेवा कर्म नहीं है तो सेवानिवृत्ति का प्रश्न ही नहीं है। दूसरा, विकास ने ब्रह्म राक्षस की याद दिला दी है। घबराहट हो रही है मुझे। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि ज्ञान एक तो मुझे ज्यादा है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है इसे कहीं भी लेकर नहीं जाना है। बादलों में पानी ठिठका रहे तो बादलों का भी कोई अर्थ नहीं होता और पृथ्वी का भी भला नहीं होता। बादल बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर आए हैं। ये धरती के लिए भी और बादल के लिए भी कल्याणकारी है। संकेत मेरा ख्याल है कि साफ है। संवाद में पूर्ण विराम नहीं होते। करने का फैसला हो गया था। बहुत सारे मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहे हैं, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। ये वेस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है। ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहते हैं उसमें भी हो रहा है। और बार बार उस समय तो खबरें जानने का बहुत कम साधन थे, और ऐसी अफवाहें बार बार उड़ रही हैं कि यहां इतने मुसलमान मार दिए गए, यहां इतने हिंदू मार दिए गए। और एक अफवाह उड़ते ही दंगा शुरू होता था, हजारों लोग मर जाते थे क्योंकि अफवाह उड़ गई है। उन अफवाहों के बीच में देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखना, भारत के मुसलमानों को, सिखों को, यहूदियों को, पारसियों को, जैनों को यह विश्वास दिलाना कि आप भारत में सुरक्षित हैं, यह होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। और होम मिनिस्टर ये कैसे करेगा? जब तक उसके पास ऐसे प्रशासक ना हो जिनको एक जिला संभालना आता हो, एक राज्य संभालना आता हो, जिन्होंने पिछले 20-30 साल तक यही काम किया हो। 40% के आसपास सिविल सेवक उस समय जा चुके हैं वापस इंग्लैंड, आधे सिविल सेवक बचे हुए हैं। जो एक जिला संभाल सकता है वो 3-3 जिलों का इलाका संभाल रहा है, और ऊपर से रोज कांग्रेसी गालियां खा रहा है कि ये देशद्रोही लोग हैं। और पटेल साफ साफ देख रहे हैं कि अगर ये लोग हट गए, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों से कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से स्वयं सेवक जिले चला लेंगे तो चलवा के देख लीजिए, एक तो चलवा के देखिए पहले। ये मजाक नहीं है प्रशासन चलाना। जिनको 20-30 साल का अनुभव है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप चलवाएंगे इन स्वयं सेवकों से।
संविधान सभा की बैठक चल रही है, ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस पर बात चल रही है। 9 सर्विसेज में से 7 को हटाने की सहमति बन चुकी है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब यह होता है वो सर्विस जो केंद्र सिलेक्शन करता है और राज्यों में लोग काम करते हैं। जो बात पटेल ने कही थी मैं भी आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान एक देश नहीं बचा है, वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। कुछ भरोसा नहीं कि बलूचिस्तान भी हो जाए। युगोस्लाविया के 6 देश बन चुके हैं, चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हो चुके हैं, यूएसएसआर के 15 हिस्से हो चुके हैं, और ये सब कुछ पिछले 50 से 100 साल में हुआ है। भारत एक ही है अब तक। जो सिक्किम भारत में नहीं था वो सिक्किम भारत में आ गया है। उसमें इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी, उनका सम्मान करना चाहिए हमें। नागालैंड आजादी के समय से ही भारत से अलग होने का प्रयास कर रहा था, नाराज था, आज तक भारत में बना हुआ है। मेघालय में, मिजोरम में बहुत विवाद हुए पर भारत में है। केरल, तमिलनाडु में भी कभी कभी छोटे मोटे विवाद हुए पर भारत में ही है। और इन सबके भारत में होने के पीछे ना कोई नारा काम करता है, ना बड़ी बड़ी बातें काम आती हैं। जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, और बाद में एक आईएफएस बनी जिसको हम फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का अंतर शायद ना पता हो। सेंट्रल सर्विस केंद्र की सेवा है, केंद्र के काम, केंद्र के लोग केंद्र का ही काम करेंगे। राज्य की सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट की सर्विस है। राज्य सिलेक्शन करेगा, राज्य ट्रेनिंग देगा, राज्य नौकरी पर रहेगा, ट्रांसफर करेगा, पोस्टिंग करेगा, रिटायरमेंट होगी, पेंशन देगा, सब कुछ राज्य करेगा। राज्य चाहते थे कि केंद्र के लोग हम पे दखल ना दें। पटेल देख पा रहे थे कि अगर केंद्र का कंट्रोल नहीं हुआ तो ये राज्य भारत में रहेंगे ही नहीं, और उन्होंने दुनिया का सबसे अनूठा कॉन्सेप्ट दिया, ऑल इंडिया सर्विस, जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है, केवल भारत में है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? आईएएस और आईपीएस। पहले 9 सर्विसेज थी, 7 तो चलेगी, 2 बची। आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन केंद्र करेगा, ट्रेनिंग केंद्र करवाएगा, मसूरी और हैदराबाद में। उनकी पोस्टिंग राज्य में होगी। हर राज्य में 2/3 आईएएस और आईपीएस अन्य राज्यों के होंगे, उस राज्य के नहीं होंगे। किसी भी राज्य में 1/3 से ज्यादा होम कार्डर के लोग नहीं हो सकते हैं, 2/3 बाहर के ही होंगे। और किसी भी राज्य के प्रशासन के सारे ऊंचे पद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिसको आप डीसी कहते होंगे, या जो भी नाम या कलेक्टर चलता होगा, जो भी चलता होगा, कहीं डीएम बोलते हैं, कहीं कलेक्टर बोलते हैं, कहीं डीसी बोलते हैं, बात है कि जिले का हेड जो होता है, जिले का हेड, जिले का पुलिस का हेड एसपी, और उनसे ऊपर के प्रशासन और पुलिस के सारे पद केवल आईएएस और आईपीएस के पास होते हैं, लगभग 90% से ऊपर। अगर भारत एक है तो इसलिए है कि चाहे नागालैंड हो, मैं किसी राज्य के बारे में गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं, सारे राज्य भारत के उतने ही हिस्से हैं जितने हम लोग हैं, पर जहां जहां आंदोलन हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य के प्रशासन के और पुलिस के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हर 3 में से 2 अन्य राज्यों के लोग हैं, और उनके होते हुए उस राज्य के नेता बहक भी जाएं तो भी प्रशासन देश के हित में रहता है। और अगर इतनी गहरी सोच उस समय पटेल ना लाते, हालांकि ये सोच कुछ मात्रा में पहले से आ रही थी, अंग्रेज भी ला रहे थे, लेकिन संविधान सभा अड़ी हुई थी कि आईसीएस को नहीं चलने देना है। ऑल इंडिया सर्विस को लेकर राज्य अड़े हुए थे कि हम केंद्र का नियंत्रण अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। संविधान सभा में पटेल साहब के भाषण से पहले तक माहौल ये था कि नहीं चलेगा, और अक्टूबर 1947 की मेरे ख्याल से बात है, नहीं 48 की शायद बात है,
अगर आपने सरदार पटेल की वो स्पीच नहीं पढ़ी है तो संविधान सभा की बहसों में से ढूंढ के पढ़िए। उनकी स्पीच थी और उसके बाद इस संविधान का अनुच्छेद 312 और 314 संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किए और पास कर दिए, तो आज तक हम हैं, नहीं तो आज मैं वीजा लेके यहां पर आता। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त बात अपनी तरफ से कर ली है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, फिर से धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का, इतने सुंदर माहौल में आपने मुझे बुलाया। मेरे आने से आपको कितना लाभ हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए ये दिन अपने जीवन के सबसे पवित्र दिनों में से एक है और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। सरदार साहब के चरित्र का जो दर्शन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने हमें करवाया है, उसके लिए मरहूम शायर फहमी बदायूं जी याद आ रहे हैं। अच्छे खासे कफस में रहते थे, जाने क्यों आसमान दिखा दिया। सर, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विचार यज्ञ के आचार्य पद्मश्री डॉक्टर गुणवंत शाह यह कहते हैं कि मुरारी बापू के अस्तित्व काल में हम हैं, यह हमारा सद्भाग्य है। 25 साल पहले स्वराज आश्रम के यही मैदान पर सरदार 125 और उत्तमचंद शाह शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रिय बापू ने हमारे बीच उपस्थित रहकर आशीर्वचन दिए थे। प्रिय बापू ने सरदार स्मरण में मानस लोह पुरुष राम कथा का गान किया। विश्व भर में राम रूपी सत्य का बीज बोकर अपनी करुणामयी वाणी से उसका सिंचन करके मानव मन में प्रेम की खेती करने वाले प्रिय बापू के लिए हम क्या कहें। नगीन बापा हमेशा कहते थे कि मोरारी बापू यानी मोरारी बापू यानी मोरारी बापू। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत वैराग्य संदीपनी की एक चौपाई कहना चाहता हूं। अति शीतल अति ही सुखदाई, समदम राम भजन अधिकाई, जड़ जीवन को करे सचेता, जगमह विचरत है यही हेता। विश्व मानव समुदाय को सत्य प्रेम और अहिंसा की प्रस्थान त्रयी से सचेतन करने वाले प्रिय मुरारी बापू को सरदार संगोष्ठी में आशीर्वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रिय मुरारी बापू। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले सरदार पटेल साहब की परम चेतना को प्रणाम करता हूं। विश्ववंद्य महात्मा गांधी बापू का भी स्मरण कर रहा हूं और इतनी सालों से ये सात्विक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो मूल आधार है, ऐसी पूजनीय मां आपको प्रणाम करता हूं। इस संस्था के प्रमुख श्री आदरणीय वडील और आपकी पूरी टीम, आप सभी मेरे भाई बहन, और भगवत कृपा से आज हम सबको एक ऐसे वक्ता को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे डॉक्टर दिव्य कीर्ति जी साहब। मैं इतनी सालों से निरंतर बोल रहा हूं और निरंतर वक्ताओं को सुन रहा हूं, लेकिन इतनी मधुर भाषा में किसी को भी जरा ठेस न लगे और डिटेल में जरा भी विषयांतरित हुए बिना जो प्रवचन आज एक श्रोता के रूप में मुरारी बापू ने सुना,
ऐसे प्रवचन कम सुनने को मिलता है। ये मेरी श्रवण भक्ति कहती है, क्योंकि समझदारों को श्रवण करना ये केवल सुनना नहीं है, भजन है, भक्ति है। तो मैंने आपको पहली बार अच्छे ढंग से सुना, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक शेर सुनाना चाहता हूं कि यहां कोई आया भी है और अभी ठहरा भी है। कोई यहां आया भी है और अभी ठहरा भी है, क्योंकि घर की दहलीज पे उजाला है बहुत। तो सरदार पटेल साहब यहां आए थे और ठहरे भी हैं। आज भी अखबार में मैंने पढ़ा कि कुछ भारतीय अपने भाई बहनों ने ऐसी मांग की है आज, क्योंकि आपका निर्वाण दिन है, कि दिल्ली में सरदार पटेल का कोई ऐसा समाधि स्थान अथवा तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए। वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन भाई बहनों को मैं कहूंगा कि वो तो बहुत अच्छी, हम जाएंगे वहीं, लेकिन न हो तो आप बारडोली आ जाना। यहां अनबिल्ट, जिसका कोई नक्शा नहीं है, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, ऐसा बारडोली स्वयं ये स्वराज आश्रम मेरी दृष्टि में उपाधि का स्थान नहीं है, समाधि का स्थान है। और यहां जो उपाधि प्रगटे तो समझना हम सरदार को समझ नहीं पाए, ये उसकी समाधि का स्थान है। तो ऐसी भूमि पर मैं आता हूं, ये मेरे लिए बहुत मंगल सगुन है। आपने कहा कि इस परिसर में मैंने प्रवेश किया, बच्चों को देखा, ये सब देखा, और आप इससे बहुत आपको अच्छा लगा और दिल खोल कर आपने ये बातें बताई। तो ये स्थान मेरी समझ में, क्योंकि मैं उसी कमरे में इतनी सालों से रह रहा हूं जहां सरदार सोते थे, बैठते थे, सोचते थे कि क्या करना है। तो मेरे लिए ये स्थान स्वच्छ ही नहीं, स्वच्छ तो है ही, डॉक्टर बहुत ध्यान रखती है कमरे का, स्वच्छ तो है ही, शुद्ध भी है। लेकिन मोरारी बापू को कहने दो, मेरे लिए स्थान बहुत पवित्र है। और यहां मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी मां की तरह इस संगोष्ठी का एक यजमान हूं। यानी मैं क्या कहूं, और मैं सरदार के बारे में कुछ बातें कर लेता हूं, वो कभी कभी जय भाई को सुनकर, कभी कभी आपने जो किताबों में उल्लेख किया है उसका अवलोकन करके, कभी भद्रायु भाई ने किया हो, कभी गांधी काल के जो वरिष्ठ महानुभावों ने सरदार के प्रति अपना जो भाव पेश किया हो, अथवा तो आदरणीय गुणन भाई शाह ने कुछ बताया हो, ये सब को पढ़ते, अथवा नगिन बापा अथवा माँ से कोई बात करते करते, तो वो मैं अवलोकन करता रहता हूँ। इसमें से जो कुछ मिलता है वो मैं आपके सामने थोड़े समय के लिए पेश कर देता हूँ। रामचरितमानस लेकर दुनिया में घूम रहा हूँ आपकी शुभकामना से। तो मैंने महापुरुषों के बारे में जो कुछ पढ़ा हो, सुना हो, इनमें से एक में निर्णय, मैंने एक मूर्ति गढ़ी है, केवल प्रतिमा नहीं, एक प्रतिभा का दर्शन किया है, जिसमें ये 5 वस्तु हो, वो मेरी दृष्टि में, मेरे लिए एक विभूति कही जाए। 5 वस्तु, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं,
वैसे कई कई विग्रह में ये 5 वस्तु एक साथ विद्यमान होती। मुझे हिंदी में बोलना है कि गुजराती में बोलना? अच्छा, हिंदी में रखें, हिंदी में। हमारा हिंदी गुजराती हिंदी होता है। तो मुझे लगा कि ये 5 वस्तु ऐसे विभूतियों में होती है और ये 5 वस्तु मुझे सरदार नामक विभूति में भी दिखती है। प्रतिमा तो मैं कई बार कई प्रतिमाओं का अनावरण करने के जाना पड़ता है। प्रतिमा तो किसी धातु से हम बना लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी में कई प्रकार की प्रतिमाओं का उल्लेख है कि बालू की आप बना सकते हैं, मिट्टी के। जैसे हम छोटे थे शिवलिंग बालू का बनाते थे, सावन महीने में फिर विसर्जित कर देते थे। बालू की भी प्रतिमा बन सकती है, मिट्टी की भी प्रतिमा बन सकती, बनाते हैं लोग। धातुओं की बनती है, पंच धातुओं की बनती है। सक्षम लोग स्वर्ण की बना देते हैं, हीरों की बना देते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ लकड़ी से बने हुई है। तो कई प्रकार से प्रतिमा तो बन जाती है, प्रतिभा का क्या? प्रश्न है प्रतिभा कैसे निर्माण? और आपके बारे में जो मुझ कुछ बताया गया, मेरा पहला परिचय है और मैं कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो बताया गया कि आप जो काम कर रहे हैं, जितना आपके बारे में मैंने सुना, बाबा भी बता रहे थे, आप सुनते होंगे, तो मुझे तो ये नसीब नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि आप भी विकास मुख से दिव्य मूर्ति का निर्माण करने का एक प्रोग्राम लेकर निकले। ये एक सकारात्मक दृष्टि से आप यूथ को जो अपनी ओर खींचते हैं, एक बड़ा यज्ञ कर्म है आपका। उसके बारे में मैं और क्या कहूं। तो प्रतिभा बनाना है, और किसकी प्रतिभा? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ये तो अद्भुत, ये जिस ढंग से हमने बनाई अद्भुत है। मैं तो वहां एक 9 दिन का अनुष्ठान करने वाला हूं, 9 दिन के। हाँ, कथा कहेंगे, इतने बड़े तीर्थों में तो कथा होनी ही चाहिए। तो हम वहां एक कथा सरदार जी को समर्पित करते हुए वहां एक कथा का गायन करेंगे जब योग बनेगा। तो विभूतियों में 5 प्रकार की उसकी जो प्रतिभाएं हैं, उसमें ये 5 चीजें विशेष होती हैं, ऐसा मेरा समझना है। रामचरितमानस का दर्शन करते, गुणगान करते, श्रवण करते मेरी समझ में ये आया, वो 5 मुझे सरदार में दिखती है। एक, विचार। वल्लभ भाई नो जे वीच है ना, એના 5 વકાર મેં તમારી પાસે મૂકવા છે। એને જે શિવથી લઈને માત્રાભેદ હોઈ શકે, ક્યાંક વધારે ક્યાંક ઓછું, कुछ ज्यादा कुछ कम, પણ वल्लभ भाई पटेल में पहला वी तलगा जरड़ा की दृष्टि में है विचार। ये विचारवान व्यक्ति थी। ये बहुत, कभी कभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि विचार छोड़ो, विचार में मत उलझो। नहीं, विचार बहुत महत्व का है। दुनिया में जगत बिगड़ा है कुछ मात्रा में तो विचारों से बिगड़ा है, और कुछ सुधरा है तो भी विचारों से ही सुधरा है। इसलिए विचार की बड़ी महिमा है। एक ही चीज खल के 5 चली जाए और उसके विचार के कारण उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। वो ही चीज एक भल आदमी के पास पहुंच जाए तो उसका परिणाम, मैं सुबह ही बाबा को कह रहा था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसा एक सुभाषित हमारे यहाँ है। तो सरदार साहिब में विचार है। यहां बैठे बैठे कोई कोने में इस महापुरुष ने
राम का विचार कितना किया। यद्यपि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आखिर में भगवत गीता और रामचरितमानस, और वो कहते थे कि वो आकाशवाणी में गाया हुआ पद गाओ, जिंदगी चंद रोज चंद रोज चंद रोज। आखिर में वो सुनते सुनते वो गए। तो संगीत का भी उसमें एक तत्व पड़ा था। तो यहाँ बैठे बैठे जो विचार, ये उसकी विचार भूमि भी है, आचार है, उच्चार सब है, लेकिन विचार होना चाहिए। विचार एक देवता है, हमने उसको दानव बना दिया, एक बात और है, लेकिन विचार देवता। ब्रह्मा क्या है? विचार के देवता है। बिना विचार सर्जन नहीं होता। ब्रह्मा का एक नाम है विरंची। विचार विरंची का रूप धारण करता है, और विचार चतुर्मुख होता है, एक मुख नहीं। विचारवान को चारों मुखों से, इतने नेत्रों से सबको देख करके विचारों को निर्णय तक ले जाना चाहिए। तो इस महापुरुष में विचार की एक धातु, विचार का एक तत्व था। लेकिन मैं कथाओं में कहता हूं, आप मेरे श्रोता है जानते कि विचार केवल वचनात्मक न रहे, रचनात्मक भी हो जाए। अपने बहुत विवेक से निवेदन किया, मैं बिल्कुल मार्क कर रहा था आपके प्रवचन को। तो विचार खाली वचनात्मक न रहे, रचनात्मक भी हो, ये बहुत जरूरी। और सरदार साहब के विचार ये रचनात्मक हुए। दूसरा, सरदार साहब में कभी कभी क्या है कि विचारवान व्यक्ति इतने गंभीर हो जाते हैं कि न मुस्कुराते हैं, और जो मुस्कुराए उसकी निंदा करते हैं। सरदार साहब विचार के देवता होते हुए विनोद के भी देवता। उसके कितने विनोदी प्रसंग छोटे बड़े मिलते, जय भाई ने भी अंकित की, कितनी उसकी जोक्स, कितनी गांधी बापू के साथ उसका जो विनोदी वार्तालाप है साहब, छोटी छोटी बातें युवाओं को पढ़ना चाहिए। आप दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ो, मैं आपको नमन करता हूं, लेकिन यहां का चुको मत। ये हाथ का कंगन है रामचरितमानस। अपने रामचरितमानस के साथ जिस रूप में सरदार साहब को पेश किया, साधु। मैं कथा रामचरितमानस की गाता गाता कहता हूं कि विवाह मंडप में सीता और राम आमने सामने हैं, सिंदूर दान हुआ है, हस्त मिलाप हो गया है, और सीता जी जनक की बेटी है, पृथ्वी की कन्या है उसमें। तो वो अपना जो कंगन है राम के सामने सीधा तो देख नहीं पाती, और इसीलिए मर्यादा है, दोनों समाज के कुलगुरु बैठे हैं, क्या कौन नहीं है वहां। उसी समय जो अपने कंगन में राम की छवि दिखती है, छाया दिखती है, तो आचार्य कहते हैं कि कन्या ये करो, तो वो करती नहीं, क्योंकि कंगन में राम की छवि दिखती है, और उसको लगे कि ये करने जाऊं तो छवि कंगन में दिखेगी नहीं, इसलिए वो अपना हाथ जरा भी हिलाती नहीं। इसका अर्थ तलगा जड़ा ये करता है कि हमारा राम हाथ वगो हो જોઈએ। अपना हाथ जगन्नाथ, ये बहुत अच्छा शब्द है। आपड़ो मंदिर में तो हो ही, लेकिन आपड़ो ईश्वर, आपड़ो हाथ वगो, आपने गुजराती नहीं था साहब, हाथ वगो, लेकिन हमारे हाथ में हमारा ईश्वर होना। अयम में हस्तो वेद कहता है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवतरह। मारो हाथ विश्वनी समस्त बीमारीनी औषधि છે, આ દેશનો ઋષિ જ કહી શકે, और कोई नहीं कह सकता। तो हाथ वगो परमात्मा, ये याद। तो આપણા જે હાથવગા चिंतकों છે, આવા વિચારકો છે, જે આટલું બધું इतना हमको दे रहे हैं, उसको भी पढ़ो, उसको भी सुनो। हाँ, मोरारी बापू को आप ज्यादा रस से सुन पाओगे यदि इन विचारक महानुभावों को भी सुनोगे। सुनो,
श्रवण करना एक विज्ञान है साहब, एक बहुत बड़ा विज्ञान है मेरी दृष्टि से। तो विनोदी थे, वरना विचारवान इतने गंभीर हो गए। इनमें धर्म के बारे में विचार करने वाले तो इतने गंभीर हो गए हैं कि लगे कि इसके सामने बैठना इससे तो बेहतर है 1 महीना तिहाड़ जेल में चले जाए। क्या गुनाह किया है? अरे मुस्कुराओ, हमने लाफिंग बुद्धा भी तैयार कर लिया है। और मेरा राम तो वो है कि शब्द बोले इससे पहले मुस्कुराहट प्रदान करते थे, पहले मुस्कुराते थे। तो सरदार पटेल विनोदी थे, उसके विनोद के छोटे छोटे चुटकुले बहुत फेमस है, बहुत सुंदर। लेकिन फिर भी 5 तत्व से शरीर बनता है, अंदर का सूक्ष्म शरीर भी 5 ऐसे भावों से बनता है। दूसरा विनोद, तीसरा मेरी दृष्टि में विश्वास। अब ये अग्निवादी थे, जैसे आप अग्निवादी की बात कर गए कि मैं भी, फिर भी मुझे संभावना तो लगती है, इस संभावना का मैं स्वागत करता हूं। इसी प्रांगण में विकास जी हमारे बारडोली के एक बहुत बड़े रेशनलिज्म के जो पितामह माने जाए, पाठक दादा, रमण पाठक दादा, वो पूरे नास्तिक, मैं ओवर आस्तिक। लेकिन यहां मां, जब मैं आता उनके घर जाता, काग बापू ने एक दोहो से जय भाई, केड़ा नोखा कागड़ा, दोनों का रास्ते भिन्न थे। लेकिन बापा यही तो कहते थे ना, कई विचारक साहित्यकार पूछते थे कि मुरारी बापू के साथ आप कैसे जुड़ गए, तो एक ना कहे कि मुरारी बापू ने मेरी नास्तिकता कबूल कर ली, मैंने उसकी आस्तिकता कबूल कर ली और सेतु बन गया। यही एक बात थी। और ये दोनों में हेतु एक भी अच्छा शब्द था, सेतु हो जिसमें हमारा कोई हेतु न हो। ये ऐसे वाक्य जब सुनने को मिलता है तो मेरे लिए, मेरे कारणों में शहद घुल जाता है, एक मंत्र की तरह काम हो जाता है। ये अच्छा लगा। तो रमण बापा पाठक को मैं मां साक्षी है, मैं उसको प्रणाम करने जाता था। उसने कहा कि बापू मंदिरों के लिए, दवाखानों के लिए, एजुकेशन संस्थाओं के लिए आपने बहुत कथा की, आप शौचालय के लिए कथा न करो। देश में शौचालय की बहुत जरूरत है, वो समय की बात है ये। और मैंने उसी समय संकल्प किया कि बापा आपने कहने पर मैं एक पूरी कथा शौचालय के करूं। और हमने एक की, और इसके द्वारा काफी राशि इकट्ठी हुई और कई जगह ये स्वच्छता अभियान, हर घर में शौचालय, इसकी शुरुआत तो बारडोली में हुई है, यहां से शुरू हुई और फिर बहुत अच्छा चल रहा है, उसका स्वागत करता हूं। तो एक बार वो आए, हम वहां झूले पर बैठे थे, तो मैंने कहा बापा तबीयत कैसी है? कि ठीक है, बाकी सब ठीक रहा है। उसने हाथ ऊपर उठा दिया, भगवान की कृपा। मैंने कहा भगवान आप में आ गया कहां से? संभावना थी, संभावना थी, संभावना थी, आ कहां गए? मैंने कहा आपका हाथ ऊपर उठे कहां भगवान, हम एक झूले पर बैठते थे। लेकिन अग्नेयवाद, सरदार पटेल भी ऐसे रहे हो, लेकिन विश्वासु थे। विश्वास उसकी प्रतिभा का एक तीसरा तत्व था। भगवान पर विश्वास न हो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन गीता पर विश्वास था, रामचरितमानस। अर्थ छोड़ो ये भी कि जैसे हम विश्वास हो न हो धर्म ग्रंथ है पाठ कर लेते हैं जो पुण्य कमाने के लिए, चलो माना। लेकिन अभी हमने सुना गांधी बापू के वचन पर विश्वास था। शंकर भगवान ने 1 बार विष पिया, सरदार ने 3 बार विष पिया। क्यों शिवरूप न कहूं? जैसे आपने कहा कि जो पार्टी का अध्यक्ष बने वो भविष्य का प्रधानमंत्री बन जाए, वो और ऐसे ऐसे, और मूलतः विष पीने की बहुत सी विषम परिस्थिति सरदार के जीवन में आई,
लेकिन 3 तो ऐसे पड़ा हुए जो पहले मैं शायद यहां बोल चुका हूं कि नीलकंठ बनकर के विष पी गया है साहब। पता साहब, धर्म पत्नी का निधन हो जाए और ये आदमी ने कितना पी लिया होगा और पूरा वो उसको जिता दिया। तो मेरे कहने का तो गांधी पर विश्वास था। गांधी पर विश्वास करना सत्य पर विश्वास करना है। गांधी पर विश्वास करना अहिंसा पर विश्वास करना। और जिस तरह अब राजनीति में है किसके साथ कैसा व्यवहार करना वो सब जानते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुश्मन पर भी पाकीज़ा सजा, दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते कि दुश्मन को पवित्र सजा देते हैं, वो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। वो हिलते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं साहब। सरदार में ये एक काबिलियत थी, ये इल्म था सरदार पटेल में, क्योंकि उसके पास एक प्रबल विश्वास था कि ईश्वर पर नहीं तो गांधी पर एक प्रबल विश्वास। तो ये तीसरी वस्तु तत्व था सरदार पटेल की प्रतिभा में। विचार था, विनोद था, विश्वास था। और मुझे कहने दो, मैंने जिस तरह सरदार का दर्शन, विवेक बहुत था। विनोद में वो कुछ भी कहे, लेकिन जो विवेक था एक गजब का था। आपने जिस तरह पॉजिटिव रूप में पेश किया कि महात्मा और पंडित जी इसकी कोई भी बात किए बिना हम सरदार की बात करेंगे, लेकिन ये भी सामने आई है बात कि जब नेहरू आते थे तो सरदार खड़े हो जाते थे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आया। ये विवेक, ये भी विचारों में जो भी हो। और काठियावाड़ी शब्द का प्रयोग करूं, मन में क्या खार न तो साहेब, खार मानी चुभने वाला, कंटक, खुशबू से भरा। इसलिए सरदार के लिए वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल उसका दिल था। हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द है, हम कहते हैं ना पुण्य श्लोक, नल राजा फला फला पुण्य श्लोक। सरदार है ना, वो पुण्य प्रकोप श्लोक थे। पुण्य प्रकोप, उनका जो पुण्य प्रकोप था, कभी कभी पुण्य प्रकोप श्लोक, केवल पुण्य श्लोक नहीं, पुण्य प्रकोप। तो उसके पास विवेक बहुत था, सीखने जैसा। युवान भाई बहनों, वो भी सीखने जैसा विवेक आपके पास था। और पांचवा और अंतिम, वल्लभ भाई पटेल का पांचवा वी, आदमी वैरागी था। तो आ करणे कयूं आटली एक जोड़ कपड़ा 200 रुपये, एक डांडी ने एक डोरी बांधे। तो ना आप कल्पना तो करो, भारतवर्ष का उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसने देश को एक बनाया, गांधी का कृपा और प्रीति पात्र, इसका वैराग्य तो देखो साहब। वैराग्य हिमालय में जाने से नहीं फलित होता, हइये को हिमालय जैसा बनाने से फलित होता है। हिमालय में तो कोई भी चलेंगे। लो हम कितनी बार हिमालय गए, लो मानसरोवर गए, 9 दिन रहे, 15 दिन रहे, राक्षस ताल गए, कैलाश में गए, वहां रहे, भुसुंडी ताल गए, हर कैलाश में हम बहुत घूमे, 9 दिन। लेकिन हिमालय, दिल हिमालय न बने तो क्या है? सरदार का दिल हिमालय। इसीलिए वो भागा नहीं, स्वयं जागा और देश को जगाया। उत्तिष्ठत जागृत वरान प्राप्त निबोधित क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। तो सरदार पटेल साहब वैरागी, फकीर था, साधु था। मैं उसका वैराग बहुत बहुत प्रिय लगा। પછી तुलसी का पद मुझे तुरंत शुरू हो जाता है, जय भाई कि कब हूं कहो यही रहनी रहूंगा। આપણે ક્યારે આવી રહેણી જીવનમાં શીખીશું, ક્યારે આપણામાં આ વૈરાગ આવશે, સરદારનો વૈરાગ। तो આ 5 वी जो है इस विभूति की प्रतिभा को विशेष रूप में आलोकित करते हैं।
सरदार में मैंने ये 5 तत्व देखे हैं। उनके चरणों में श्रद्धा के रूप में समर्पित करता हूं। आपका प्रवचन भी बहुत स्मृति में रहेगा। लोगों से ने प्रवचनों कैसेट में रेकॉर्ड करे, हूँ कलेजा में रेकॉर्ड करेंगे। कैसेट में तो क्या होता है कि हेड बिगड़ जाए। पहले की कैसेट जो आती थी तो क्या दशा होती थी। मैं पहली बार गया अफ्रीका, मारा कितनू बोलवा मैं पहली बार अफ्रीका गया तो वहां से जय भाई मुझे इन लोगों ने एक टेप रिकॉर्डर दिया और सोनी की कैसेट दी। मैंने कहा कि भाई वहां सिक्योरिटी में, कस्टम में मैं ये ले नहीं जाऊं, मुझे रोके तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये क्यों ले जाऊं, आप आओ तब दे देना। बोले नहीं बापू, कैसेट और टेप रिकॉर्डर के बारे में कोई पूछता ही नहीं। अब मेरे दिमाग में ये डाल दिया। मैं मुंबई उतरा और कस्टम चेकिंग हुआ तो उसने कहा ये क्या लाए। मैंने कहा गिफ्ट मिले हैं तो ले आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लाया जा सकता, महाराज हो कौन हो। मैंने कहा भाई भूल हो गई। तो हमने कहा कैसे हम चुका दें, जो चुकाना हो। 1-2 व्यक्ति मुझे लेने आए थे, उसको हमने कहा कि पैसे भर दो, मेरी ये भूल हो गई है, मुझे उसने गलत माहिती दी इसलिए मैं लाया, वरना मैं क्यों लाता। तो जो 50 कैसेट दी थी, इनमें से ये कस्टम वाले जो थे दयालु थे और उदार थे। 50 में जितनी थी इसमें से आधी उसने अपने टेबल में रख ली। मेरे मन में दुर्भाव नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहली बार दुर्भाव आया। मैं कबूल करता हूं तेरे टेप रिकॉर्डर का हेड बिगड़ जाएगा। अब उसका हेड बिगड़ा कि नहीं, लेकिन मेरा हेड तो जरूर बिगड़ा साहब। ऐसा विचार साधु को नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मैं कलेजे में टैप कर लेता हूं, मुझे मेरे लिए एक बाता बन जाता है, एक संबल बन। तो विशेष कुछ नहीं कहते हुए आज का ये संगोष्ठी दिन रोज रोज मां बढ़ता जा रहा है। आप तपस्विनी के रूप में बैठी है, बिना बोले कुछ कुछ। कभी कभी व्यक्ति का मौन कितना काम करता है। हमारे एक महात्मा उना के 5 तपोवन में थे, जिंदगी भर मौन रहे साहब, और वृक्ष इतने बड़े बनाए। तो कोई मुझे पूछे कि ये वृक्ष इतने बड़े 2 साल में, मैंने कहा उसके मौन के कारण ये वृक्ष बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। मौन भी बहुत बड़ा काम करता है। और सरदार पटेल संस्था के ये सब अग्रणी भी इसमें बहुत हृदय से ये तो होना ही चाहिए। आप कल्पना करो कि बारडोली में ऐसे प्रसंग बंद हो जाएगा तो बारडोली क्या रहेगी, क्या रहेगी। यहां बारडोली के बदले बार बनाना है कि सब डोलते रहे इधर इधर बारडोली में। हाँ। क्या बनाना है बारडोली को। हमारा घना संध्या पूजा वाला बैठा है, जिसको संध्या का समय हो चुका है ऑलरेडी। हमारे सौराष्ट्र में विकास जी सुबह में कुछ लोग अफीम जो होता है वो उसका नशा करता है, और शाम को छाटा पानी, प्रातः संध्या और सायं संध्या करते हैं। बारडोली में ये कार्यक्रम इस तीर्थ को विशेष तीर्थीकृत बनाता है। ये होना और हो रहा है आप सबके। और देखो ना, मैं देख रहा हूं वहां नहीं रखा गया है प्रोग्राम। इतनी सालों से हम वहां आश्रम में रखते थे, अब ये संभव नहीं। और ये होते होते खबर नहीं, ये मैदान भी छोटा पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्वान और मैंने देखा सब जागृति पूर्वक कुछ थे आ विज्ञान से न कोई न छोड़तू न थे, कुछ विश्राम से सुन रहे थे, जबकि ले रहे थे। अमुक तो हुए, बाकी खास करके युवान लोग बहुत जागृति से सुन रहे। ये जागृति कायम बनी रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अन्य लोह पुरुष के बारे में, मैंने लोहा है ना उसको जंग लगता है,
सोने को जंग नहीं लगता, लोहे को लगता है। सरदार ने भारत की एकता के लिए अथवा तो कश्मीर में जो करना पड़े जो जो किया, जंग जरूर किया, लेकिन लोक पुरुष को जंग नहीं लगा, इसको कभी काट नहीं लाग्यो साहब। एवा एक महापुरुष ने अपने हम सब अपना श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और अगली सरदार संगोष्ठी की प्रतीक्षा में हम आज यहां से विदा लेंगे और मां अगली संगोष्ठी में कदाच आना करता है प्रज्ञा क्या बाहर जो है ये सरदार की के प्रति आपकी प्रीति का दर्शन हो रहा है और ये होना ही चाहिए। आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। प्रिय बापू, आपको प्रणाम। जय श्री राधा और गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। सुपर इमोशनल विमेन, ऐसा मानते हैं कि वो महिलाएं, राधा तो छोटी थी, बाकी महिलाएं गोपियां उनसे काफ़ी बड़ी उम्र की थी, इतनी इमोशनल थी कृष्ण को लेकर कि कृष्ण के बिना वो सोच नहीं सकते थे कैसे रहेंगे। पर वो जिस काम के लिए आए थे धरती पर वो तो करना ही था। तो अक्रूर आए, अक्रूर ने बताया कि ऐसे ऐसे है, वो ले जाना है। तो कृष्ण और बलराम चले गए। इधर कृष्ण गए, उधर गोपियों का रो रो के हाल बुरा, राधा का हाल बुरा। ऐसी दीवानगी आजकल की फिल्मों में आप सोच नहीं सकते, ऐसी दीवानगी थी उस जमाने में उनके बीच में। और जब आदमी का प्रेम हाथ से निकलता तो वो बेचारा कितना कमजोर हो जाता है। राधा जी की हालत सोचिए। सूरदास कह रहे हैं, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। कि वृषभानु की कुमारी, वृषभानु मतलब राधा के पिता, वृषभानु की बेटी राधा इतनी कमजोर हो गई है, इतनी मलिन हो गई है। हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर गई थी, उसकी साड़ी में लगी हुई हैं। ता लालच न धुआवती साड़ी, इस लालच से साड़ी धुलवा नहीं रही है। और जब से कृष्ण गए हैं कपड़े तक नहीं बदलना चाह रही है कि इस कपड़े में मेरे प्रिय की याद है। खाती नहीं है, इतनी कमज़ोर है, हिल नहीं पाती है। एक और कवि हुए, वो तो इतने आगे बढ़ गए, बिहारी नाम के कवि थे, उनकी नायिका तो लगता है कि घड़ी का पेंडुलम है। सांस लेती है तो 4-5 कदम 6-7 कदम पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो आगे आ जाती है। सांस की हवा से ऐसा हो रहा है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 अखात, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनी साथ। कि इधर आती है उधर जाती है, 6-7 हाथ इधर 6-7 हाथ उधर, सांस लेती है तो यहाँ, छोड़ती है तो वहाँ, जैसे झूला झूल रही हो। पर ये रीतिकाल के कवि हैं, उनका अलग टेस्ट है, हम सूरदास पे बात कर रहे हैं। राधा इतनी परेशान है। अच्छा, जब आदमी परेशान होता है ना, जब उसका ब्रेकअप टाइप का होता है कि कोई गया है वापस ही नहीं आ रहा, कृष्ण ने कहा था कि बस जा रहा हूँ, काम निपटा के आता हूँ। उनके मन में था क्या काम निपटाना है, काम निपटा भी दिया। अब कंस के बाद सवाल है कि मथुरा का साम्राज्य कौन संभाले। उसको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कृष्ण को लगा कि मुझे यहाँ रह के सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उसके बाद लौटना चाहिए। तो वो रुक गए वहाँ पर, राज्य का काम भी तो करना ही था। पर प्रेमी व्यक्ति को सब समझ नहीं आया, तो फिर लगता कि नहीं मेरे पास आओ, बाकी सब बेकार की बातें हैं, मेरे पास आओ। कृष्ण आ नहीं रहे। यमुना के इधर कृष्ण है, यमुना के इधर गोपियाँ हैं, पर आत्मसम्मान भी तो है। एक आलोचक ने कहा कि नाव में बैठ के चली जाती। आत्मसम्मान होता है प्रेम में कि मैं क्यों जाऊं, बिना बताए क्यों चले गए, बता के जाते। तो राधा वेट करिए। राधा के मन में क्या आ रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ गलती कर दी हो। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है ना, बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। और राधा अपनी एक सहेली से बोल रही, गोपी से, मेरे मन इतनी सूल रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मस्ती दही, देखी तिन्हें हों मान कियो सो हरि गुस्सा गही। पगला सी गई है, बोरा सी गई है। सहेली से क्या बोल रही है, हे सहेली, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हुई है। उसने पूछा क्या गलती हुई है,
कह रही है कि एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान मेरे पास आए थे, मैं उस समय दही मथ रही थी। वो ग्वाला जीवन है ना वहाँ पर, तो वो गोपालन जीवन का काव्य है पूरा। अब वो मुझसे बात करने आए और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मैंने मान किया। मान करना मतलब जिसको आपकी भाषा बोलते हैं भाव खाना। मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मुझे लगता वो नाराज़ हो गए, इसी नाराज़गी से लौट नहीं रहे हैं। मेरे मन इतनी स्थूल रही, मेरे मन में कांटा चुभ रहा है। एक दिवस मेरे घर आए, अब समझ में आएगा, एक दिवस मेरे घर आए, मैं ही मथती दही देखी तिन्हें, हाँ हाँ मतलब मैं मान की योग, मैंने अहंकार दिखाया, सो हरि गुस्सा गही, गुस्सा आ गया उनको इस बात से। सूरदास की राधा मुक्त नहीं हो पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, वो जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। पर फिर देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। 300 साल बाद कमाल हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और कवि हुए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मतलब प्रिय प्रवास पे चला गया है, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, अब राधा कैसे जिएगी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है। महिलाएं अभी तक स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है, पर अब वो समय आ रहा है कि बनने वाली है। और हरिऔध की राधा ने कमाल कर दिया है। गोपियां पूछती हैं कृष्ण नहीं आ रहे, अब क्या करोगी। ये राधा जी क्या बोल रही हैं, प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। मेरे प्रिय खूब जिए, समाज का कल्याण करें, घर बेशक ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूं कि समाज का भला होना चाहिए। ये वो बिंदु है जहां राधा यशोधरा बन जाती है, मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल से वो ये कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज हो वो किसी बड़े काम की खोज में हो, वो किसी महानता के रास्ते पर हो। और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी महानता के रास्ते पे है, तो उसके रास्ते को रोकना अपने क्षुद्र हितों के लिए बहुत छोटापन है। और ऐसे मामले में एक ही बात हमें सोचनी है कि वो जिस काम के लिए बना है उसे करने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांध के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है। जाने दो, ऐसा क्या है, कुछ तो बढ़िया होगा। एक स्थिति हम में से कई लोगों की आती है कि वे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं पर छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन जब जब मैंने पूछा है मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। 97-98% लोग मानते हैं कि वैसा तो नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बाकी लोग भी बहुत समझौते करते हैं ताकि बच्चे अच्छा जीवन जी सके। आप भी करेंगे समझौते, सबको करने पड़ते हैं। यह है कि आप समझौते शायद उतने नहीं करेंगे जितने आपके माँ बाप ने किए होंगे, उनके माँ बाप ने और ज़्यादा किए होंगे। हर पीढ़ी कम समझौते करती है, ये समाज के विकास का एक तरीका होता है। पर ऐसा होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में आप छोड़ भी नहीं सकते, जी नहीं पा रहे, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि आप तो छोड़ देंगे, आपके चक्कर में कईयों की जिंदगी दांव पे लग जाएगी। कैसे छोड़ दें। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, वो माँ अपने पति से रोज प्रताड़ना झेलती है, बुरी बातें सुनती है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, क्या करे। टॉक्सिक रिश्ता है। तो ऐसे में या तो आप रिश्ता छोड़ते हैं कि हर केस में संभव नहीं होता, पर यदि वो संभव नहीं है तो रिश्ते में रहते हुए चिंताएं छोड़ दीजिए, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। भाई तेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, एक घर में रहेंगे पर रोज युद्ध नहीं करेंगे, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तनाव नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा अपना स्पेस, मेरा अपना स्पेस, ठीक है, एक छत के नीचे हैं, काम चला लेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे,
दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफ़र ना करें, परिवार सफ़र ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा था ना, उसी कविता की कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, कि बर्बादियां हैं जीवन में, पर ठीक है कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। कि ठीक है, जैसी जिंदगी है उसको वैसे जिएंगे, अपेक्षाएं नहीं पालेंगे, ना तुम उम्मीद करना, और हम किसी तरह से मैनेज करके जिंदगी गुजार लेंगे। ये है अंतिम जो आपके जीवन में समस्या हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है कि आपने कुछ करियर दिमाग में रखा हुआ है, ठान लिया है कि आईएएस बनना है या कुछ बनना है। आप कुछ भी ठान लें, सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता है, सफलताएं असफलताएं जीवन में रहती हैं। 10-11 लाख लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, 1000 का सिलेक्शन होता है। हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा की यही स्थितियाँ होती हैं। पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, हर जगह कंपटीशन इतना है। सफल होने की जितनी संभावना है उससे कई गुना संभावना विफल होने की हर क्षेत्र में है। सफल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि आईएएस नहीं बन पाए 20 साल पहले, और 20 साल से रोज घुट रहे हैं कि आईएएस नहीं बन पाए। रात दिन यही ख्याल होता है कि आईएएस नहीं बन पाए, या पीसीएस नहीं बन पाए, या कुछ खास सोचा था जो नहीं कर पाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि जो बहुत मजबूत हो, तो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन जिंदगी में लेके चलिए। किसी करियर को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उस दौर के व्यक्ति हैं जहां इतने ऑप्शंस दुनिया में हैं जितने कभी नहीं थे। इतने ऑप्शंस हैं, बस एक ठीक ठाक सा व्यक्तित्व तो बना लीजिए, एक ठीक ठाक सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। और यदि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, भाषा की, चिंतन की, समझने की, कैलकुलेशंस करने की, प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजाइज करने की, और मेहनती आप हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, कायदे का कंपटीशन नहीं के बराबर है। बहुत मजबूत लोगों से आपको भिड़ना नहीं पड़ता है। भिड़ते हैं 5 लाख से, पर उन 5 लाख में कुछ ही हैं जो भिड़ने लायक हैं। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। और उस बढ़िया करने की शुरुआत कॉलेज की ज़िंदगी से होती है। उड़ान सोसाइटी संभाल लेंगे, निष्ठा संभाल लेंगे। अभी मैडम ने बताया कि 80 सोसाइटी से बताई, इसके में 60 बताई। 60 सोसाइटीज़ हैं, किसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाइए। ये सोसाइटीज़ का हिस्सा बनने का असली पर्पस क्या है? इसी बहाने एक्सपोजर मिलता है, आप कुछ करते हैं, मंच पे आते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, स्किल्स डेवलप होती हैं, और अंत में जो जीवन में काम आता है यही स्किल्स काम आते हैं। और यदि वो स्किल्स हमने डेवलप कर लिए, और वो स्किल्स पढ़ाई से नहीं आती हैं, जो क्लासरूम के अंदर की पढ़ाई है वो सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ होती है कॉलेज में। कॉलेज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अपॉर्चुनिटीज़, लोगों से बात करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, कहीं फेल होना, कहीं पास होना, वो सब करते रहिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन कहने के लिए ज़्यादा है, दरअसल ज़्यादा नहीं है। पूरी बात का सार ये है कि किसी की भी ज़िंदगी फ्लैट नहीं होती है, उसमें कर्व्स आते रहते हैं, ऊंच नीच सबकी ज़िंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो झेला ही होगा, मैंने भी ठीक ठाक झेला है। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं। मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में, और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिलीज में बच्चों को 17 में काम पे लगा देते हैं। मैं तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तौहीन भी होती थी, लोग धिक्कारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। वो समझे ना है,
अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी। तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू। आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब है। केवल उन कुछ एक पे ध्यान मत दीजिए, उन करोड़ों पे भी ध्यान दीजिए जिनसे अच्छी आपकी जिंदगी है। और इतनी कुव्वत आपके अंदर है, आप इस देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक हंसराज कॉलेज में विद्यार्थी हैं। ये मजाक नहीं है, आप इस देश के एलीट हैं, एलीट। इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम बोलते ही कितने बंद दरवाजे खुल जाते हैं आपको अंदाजा नहीं है, आगे जाके समझ में आएगा। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी है। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता है वो जब झेलते होंगे। आपने एक फोटो अपलोड की, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, आप बार बार देखने घूमोगे लाइक किया कि नहीं किया। दोस्तों को फ़ोन करें, लाइक कर, तो लाइक कर, तो भी लाइक कर, चल 5 लाइक करवाए, 8 लाइक करवाए, नहीं लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी और आप अचानक सबकी नज़रों में किरकिरी बन गए। गालियाँ पड़ रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर। इतनी बेचैनी होती है इस दौर में। पहले के दौर में ये नहीं था, आपने कहीं कुछ बोला खत्म हो गया बात। अब किसने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गई, खत्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा। इतनी गालियाँ पड़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ, मैंने खाई हैं। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज़ पिछले साल झेला था, जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। पर मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था। अब पिछले 7 दिन से मेरी 5 साल पहले की एक क्लिप चला रहे हैं वीडियो आजकल। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ना कुछ और हुआ था। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से सहमति दी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है, मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर हैं, उनके जन्म स्थान पर मंदिर हैं, मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? और कुछ लोग पिछले 7 दिन से 5 साल पहले की क्लिप चला रहे हैं। मेरी टीम परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया, सर इतने वीडियो चल रहे हैं। मैं सुनता हूँ पर तनाव नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन किसी मंच पर हो, जैसे आज मैंने बात बोल दी, कहीं और बोल दूँगा, बात खत्म हो गई। कितना लोड लेंगे? और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी। दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहेंगे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, ज़िंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो,
जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा, जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब मैंने ठीक ठाक टॉर्चर कर लिया बच्चों पर, इससे ज़्यादा करना शोभा नहीं देता। इसके साथ ही बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। So now it's our time to finally have a positive Q&A session with sir. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू सो मच, और यू मोटिवेट अस सो मच सर। मैं जब भी मतलब अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो यूट्यूब पे सबसे पहले यही देखती हूँ कि सर की कुछ ना कुछ वीडियो उस टॉपिक पे पक्का मिलेगी, जिससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होगा। आज जो आपने जो कुछ भी बोला, आई एम सो मोटिवेटेड ऑफ इट। एंड दिस सोसाइटी पीपल गिव मी अ क्वेश्चन टू आस्क, ये इन्हीं लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन है। सो आई लाइक टू आस्क सर, आई ट्राई एवरी डे टू स्टडी विद द सेम एंथुजियाज्म, and every second day I feel exhausted and not able to complete the study target. What should I do? So first of all, thank you for saying me thank you. And as far as the question is concerned, I don't know whose question is this, but whosoever has sent the question. जब आप ये कहते हैं कि मैं रोज़ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, इसके बुनियादी तौर पर 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं आज तक कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाया हूँ, और मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की है वैसे, है ना, आप भरोसा कर सकती हैं इस बात पे। एक तो अपने आसपास ऐसे लोगों से बचिए जो बार बार दबाव बनाए कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, तो कितना पढ़ती है। आप कितने घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। आपकी उम्र में कॉलेज के अलावा अगर आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। कॉलेज के 3 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा सीखने के साल हैं, मंच पे आने के साल हैं। दोस्तों के साथ फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाइए, रेस्टोरेंट में बैठ के खूब बकवास कीजिए उनके साथ, उसमें जो सीखेंगे वो केवल पढ़ाई से नहीं सीखेंगे। तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। और बाकी मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिसमें से एक एक्टिविटी चाय की दुकान पे दोस्तों के साथ बैठना, 1 घंटे बात करना भी शामिल है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों की उम्र में इमोशंस थोड़े उठापटक होती रहती है। अगर आप महीने के 30 दिन में से 6-7 दिन बीच में नहीं पढ़ पाते डिस्टर्बेंस से, तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर एकदम ठीक हैं। चिंता उनकी है कि जो रोज़ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी उम्र में जी नहीं रहे, वो किसी और उम्र में जी रहे हैं। तो ठीक है, कभी कभी डिस्टर्बेंस आएगी, उसको एंजॉय कीजिए। डिस्टर्बेंस बस सुंदर प्यारी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए, है ना। जिसकी वजह से नींद उड़ी हुई है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। नमस्ते सर, थैंक यू सर फॉर दिस सेशन सर। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड सर, इट वॉज एन ऑनर टू लिसन यू सर। सर मेरा आपसे सवाल होगा कि कई एक आध एग्जाम्पल होंगे सर जहां आपने लेट गो किया होगा, आप अपने जीवन में भी किसी चीज़ में लेट गो किए होंगे, तो कोई एक आध ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ, कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया। अब तो मैं करवाता ही नहीं, तब मैंने करवा लिया था। अजीब किस्म के लोग पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव देते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं थी ऐसी। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया, मेरी स्थितियां ज़्यादा बेहतर हो गई। तो उन दिनों मैंने एक रहीम का दोहा पढ़ा, वो मेरे जीवन का उसूल बन गया। उसके बाद से 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज़्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी
कि उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही, जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज़ से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सूअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफ़ेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, वो तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहाँ जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहाँ से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति, कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना दिल में ग्रजेस रखने हैं कि हिसाब बराबर कर दूंगा, हरा दूंगा, रखना ही नहीं। और मेरी ठीक ठाक दोस्ती तो क्या होगी, मतलब जब हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, मुझे दिक्कत है ही नहीं, नाराज़गी भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभा रहा था, मैं अपना निभा रहा हूँ। और अगर मैं दुश्मनी पाल लेता, अपना बीपी बढ़ाता, डायबिटीज़ करवा लेता, मैंने पाला ही नहीं, ना मैं पालता हूँ। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जहाँ दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था, पर मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी करने का। मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कईयों का हूँ, मेरा एक भी नहीं है। जो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं, मेरे लिए वो परिचित हैं, जो मित्र हो सकते थे या हो सकते हैं। फिलहाल मित्र नहीं है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है और मैं यहाँ हिंदी ऑनर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि सर, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बचपन से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही और सर मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक वक्त आया जब मुझे 2 बार असफलता का सामना करना पड़ा और सर तीसरी बार मैं सफल हुई, परंतु सर आज भी वो डर मेरे मन से नहीं जा रहा है। अभी भी मैं उसको फेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे फेल हो गई। और सर कभी ऐसा होता है कि मैं सो रही हूँ और रात में मुझे वो डर लगता है कि आगे मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आगे अगर मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ तो मुझे उस असफलता का डर रहता है कि जो मैंने फेस किया है, और सर मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे ख्याल से ये असफलता आपसे ज़्यादा आपके माहौल की, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स की है कि उन्होंने आपको, मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते। आप वैसे बच्चों में हैं। जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे ज़िंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छटा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, मतलब काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है। ज़िंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ, आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया। तारीफ़ें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफ़ें हर गांव, हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी। जब उन सब में कंपटीशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए। तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि अब तीसरी बार में सफल हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए ज़िंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा,
अपने आप से उम्मीदें कम कर लीजिए। और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि एक दो ऐसे अच्छे दोस्त जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, न कि महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं है। सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज़ कहना है कोशिश पूरी करूँगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और भाड़ में जाए सीधी सी रात। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है। सर जैसे आपने कहा कि लेट गो करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? लेट गो करना चाहिए। हमने भी ये चीज़ सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो सर एक इनके बीच में क्या एक थिन लाइन नहीं है कि हमने सोचा जैसे 71st डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगी। माना कि वो गिव अप भी कहा जाता है, लेकिन अगर मेरे नसीब में है कि नहीं यार कल ये तुझसे हो जाएगा, अगर मैं कोई भी टास्क कर रही हूँ कल ये कंप्लीट होगा, लेकिन मैं सोचूँ नहीं मेरे से ये प्रेशर नहीं हो रहा, आई शुड लेट गो दिस, आई शुड स्टार्ट सम अदर थिंग। तो क्या ये मुझे लेट गो करना कभी रिग्रेट नहीं कर सकते क्या लाइफ में, यार एक दिन और ट्राई कर लेते तो शायद मिल ही जाता? देखिए, जो नसीब का मामला है, मेरे ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले IAS बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि IAS बनने के एग्ज़ाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ। पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका IAS हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम, तो उसको गिव अप ही कहते हैं। लेट गो का मतलब तब होता है जब आप मन भर चुका है, अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जैसे IAS बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए, तैयारी छोड़ दी, गिव अप है। बन गए, नौकरी की, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, ये लेट गो है। लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है, या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मज़ा नहीं आया, ठीक ही है, औसत है, तब छोड़ दिया। इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें, ये शोभा देता है मेरी उम्र को। तो 30-40 के बाद नसीब, भाग्य, नियति चलेगा। फिलहाल कर्म पर भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन, और मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है, और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। ऑल द बेस्ट। Now, I would like to invite our president, who is the fuel to our rocket, Palak Chauhan, to present a vote of thanks. I would like to thank our guest speaker, Mr. Vikas Devikirti sir, who came here for this session and gave us his valuable time. I'm pretty sure all the audience members present over here get a new perception and along with a powerful motivational session.